हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज अपन चर्चा करेंगे मानचित्रों के बारे में। अपनी जो कार्टोग्राफी की जो क्लासेज होंगी ये आज मानचित्रों के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्रों का अपन इतिहास भी देखेंगे, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में। इनको जोग्राफर के साथ भी संबंध बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से जोग्राफर्स ने किस किस समय क्या क्या बताया, इसका भी इसमें उल्लेख होगा। साथ में जो मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मापने के आधार पे, वितरण के आधार पे, विशेष उद्देश्यों के आधार पे, ठीक है, इन सारी चीज़ों की चर्चा होगी। साथ में इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं। बिल्कुल क्रमबद्धता के साथ इस क्लास में मानचित्रों को समझाया जाएगा। और जो कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी की बुक है प्रायोगिक भूगोल के नाम से, उसका समावेश आपको इसमें मिलेगा। अलग से फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कक्षा 11 वाले किताब की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद में जो अपनी क्लास होगी, पहले मानचित्र पढ़ेंगे, मानचित्र के बाद में अपन स्केल पढ़ेंगे, स्केल के बाद में प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। तो एक क्रमबद्धता होती है। ज़्यादा डिमांड प्रोजेक्शन की आ रही थी, मैं डायरेक्ट ही प्रोजेक्शन स्टार्ट करता तो ठीक नहीं रहता, तो अपन क्रमबद्धता के साथ चलेंगे। तो सभी का मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें स्वागत है। और जो पहली बार जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और शेयर भी किया करो। तो स्टार्ट करते हैं मानचित्रों के बारे में। देखिए, थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ेंगे अपन मानचित्रों का। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। मानचित्र कला, ठीक है, कार्टोग्राफी बोलते हैं इसको। ठीक है, मानचित्र कला अंग्रेजी शब्द कार्टोग्राफी का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखना है। कार्टोग्राफी और जो मानचित्र कला है वो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मानचित्र की रचना करना। ठीक है, कार्टोग्राफी का मुख्य काम ही क्या है? मानचित्रों की रचना करना है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। कार्टो, कार्टो का मतलब होता है कोई चार्ट या मानचित्र, ग्राफी का मतलब होता है रचना या वर्णन करना। छोटी छोटी चीजें हैं, कोई हार्ड नहीं है ये। अर्थात मानचित्र कला, मानचित्र बनाने की कला वह विज्ञान है। अब देखो, इसको मैप बोलते हैं मानचित्र कला में। मैप, मैप अर्थात मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के, ध्यान रखना है, लेटिन भाषा के मापा शब्द से हुई है। यानी जो मैप शब्द बना है, मानचित्र बना है, वो लेटिन भाषा का एक मापा शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है कपड़े का मेज पोक्स। अपना रुमाल होता है ना कपड़े का, ठीक है, कपड़े का मेज पोक्स यानी रुमाल। तो जो मैप शब्द है ये लेटिन भाषा के मापा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कपड़े का मेज पोछ। अपना रुमाल होता है ना, देखेंगे रुमाल इस वाला। बाद में मापा को मेपा मुंडी के नाम से जाना गया। जो मापा शब्द था लेटिन भाषा का, उसके बाद में उसका रूपांतरण किसमें कर दिया गया? मेपा मुंडी के नाम से ये पुकारा गया। देखो, मानचित्र भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। अगर अपने को भूगोल को समझना है तो मानचित्रों के माध्यम से भूगोल को अच्छी तरह समझा जा सकता है। और जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी की जो त्रिविमीय संरचना होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसको द्विविमीय संरचना में कन्वर्ट कर देता है। यानी जो पृथ्वी की जो संरचना है उसको एक समतल कागज पे उतार देता है। इसी को क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। और जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है? जियोइड। जो जियोइड संरचना होती है वो त्रिविमीय संरचना होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी पृथ्वी का जो वास्तविक आकार होता है वो कैसा होता है? जियोइड होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं लद्धवक्ष गोलाभ। लद्धवक्ष गोलाभ, जियोइड बोल दो, हिंदी में क्या बोलेंगे? लद वक्ष गोलाभ। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार है वो जियोइड है। ध्रुवों पे से कैसी होती है पृथ्वी? चपटी होती है। भूमध्य रेखा पे से कैसी होती है? उभरी हुई होती है, गोलाकार होती है। लेकिन इसका जो वास्तविक आकार है उसके लिए एक शब्द काम में लिया गया है, जियोइड, जिसको क्या बोलते हैं? लद वक्ष गोलाभ। ये त्रिविमीय संरचना है। अगर इसको मानचित्र में बदल देंगे तो वो द्विविमीय संरचना में बदल जाएगा। पृथ्वी को ग्लोब के द्वारा अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि मानचित्रों के द्वारा पृथ्वी की जो त्रिविमीय रूप है, यानी ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन विमा होगी, लंबाई, चौड़ाई, उसको किसमें बदल देंगे? लंबाई और चौड़ाई में। लंबाई व चौड़ाई में एक समतल कागज पे उतार दिया जाएगा। तो मानचित्रों के द्वारा पृथ्वी की त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय संरचना के अंदर बदल दिया जाता है। अब इसकी परिभाषाएं हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं इसकी परिभाषाएं। विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं होती हैं इसको पूछा जा सकता है। तो मैं जो इंपोर्टेंट जो परिभाषाएं होती हैं अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा दी गई हैं, वो परिभाषाएं आप लोगों को याद रखना है। जैसे इरविन रेंज के अनुसार, इरविन रेंज के अनुसार
मानचित्र, चार्ट, ग्लोब तथा उचावच मॉडल को बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। ठीक है, इरविन रेंज क्या कहता है, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, उचावच मॉडल को बनाने की जो कला एवं विज्ञान है उसी को क्या कहते हैं, मानचित्र कला यानी कार्टोग्राफी कहते हैं। एक और ज्योग्राफर है फिंच व ट्रिवाथरा, जनसंख्या भूगोल से संबंधित है। मानचित्र धरातल का आलेखी निरूपण है, एक ग्राफ के द्वारा है तो प्रदर्शित किया जाता है, एक डायग्राम के द्वारा है तो इसको प्रदर्शित किया जाता है पृथ्वी को एक समतल कागज पे। तो आपको ये दो परिभाषाएं हैं, ये याद रखनी है, इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी में, तो इनका उल्लेख है तो ये एग्जाम में आ सकते हैं। आपको इरविन रेंज के अनुसार याद रखना है, फिंच और ट्रिवाथरा के अनुसार याद रखना है। अब ये चीजें देखो याद करने वाली चीजें हैं, आप लोगों को याद रखनी है। मानचित्र कला का इतिहास, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन मानचित्र कला का इतिहास करेंगे, प्राचीन काल में, मध्य काल में, आधुनिक काल में। प्राचीन काल में भी अपन जैसे आदि मानचित्र कला, यूनानी मानचित्र कला, रोमन मानचित्र कला, चीनी मानचित्र कला और भारतीय मानचित्र कला। ठीक है, फिर अपन मध्य काल में भी पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और फिर आधुनिक काल में। तो इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जोग्राफर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये थॉट का कुछ पार्ट यहाँ पे भी क्लियर होगा। ठीक है, कौन से जोग्राफर ने मानचित्र से संबंधित क्या क्या बताया है, तो कुछ पार्ट इसके अंदर थॉट का भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है और थॉट की जो अलग से क्लासेज होंगी तो वो मंडे से शाम को 8 बजे विभिन्न अलग अलग प्रकार के जो थॉट हैं, विचारक हैं, जैसे हमबोल्ट व रिटर हुआ, रेडजेल हुआ, अरिस्टोफेन हुआ, हार्टसोन हुआ, कार्लो सावर हुआ, विडाल डी लाप्लास हुआ, इनको एक एक दो दो जोग्राफर की रोज आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी। उसमें आपको आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लें उनमें, तो उनके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको विस्तृत रूप से आपको समझाया जाएगा। तो इस हिसाब से अपनी 2 क्लास हो जाएगी मंडे से, एक लाइव क्लासेज हो जाएगी और एक अपनी जो रिकॉर्डेड मोड पे होती है, तो ये प्रोजेक्शन वाली या कार्टोग्राफी वाली क्लास चलती रहेगी। तो देखो मानचित्र कला का इतिहास प्राचीन काल में, सन भी याद रखना है, प्रारंभ से 400 ईस्वी तक का जो टाइम बताया गया है वो प्राचीन काल तक का बताया गया है। आदिम मानचित्र कला, ठीक है, यूनानी मानचित्र कला, रोमन, चीनी व भारतीय मानचित्र कला। देखो मानचित्र में सबसे ज्यादा योगदान है वो यूनानी लोगों का है यानी ग्रीक लोगों का है और रोमन लोगों का है। अगर सबसे ज्यादा जैसे अलग अलग अपन बात करें प्रोजेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो टोलमी का है। किसका है, टोलमी का है। तो ये आपको इस क्लासेज में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आदिम मानचित्र कला प्राचीन काल से लेकर प्रारंभ से लेकर 400 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राचीन काल में मानचित्र कला का इतिहास है। आदिम, यूनानी, रोमन, चीनी व भारतीय मानचित्र कला। उसके बाद में मध्यकाल आता है 400 से लेकर 1700 ईस्वी तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल 400 से लेकर 1200 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल 1250 से लेकर 1700 ईस्वी तक। थोड़ा मोटा मोटा याद रख लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में आधुनिक काल है, वो 1700 ईस्वी से तब वर्तमान तक की जो स्थिति बताई गई है वो आधुनिक काल के अंदर बताई गई है। अब देखो प्राचीन काल में सबसे पहले अपन देख पढ़ते हैं आदिम मानचित्र कला। आदिम मानचित्र कला, इसमें अपन देखेंगे साधारण रेखा चित्र होते थे, इसमें कोई मापने वगैरह का यूज नहीं होता था। साधारण रेखा चित्र होते थे। आदिम जनजातियों के द्वारा निवास स्थान, आखेट स्थानों, आखेट स्थलों में मार्गों को बिना माप के, ध्यान रखना है इसमें कोई मापनी नहीं होती थी, बिना माप के मानचित्र बनाए जाते थे आदिम काल में। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है यह है कि जो सबसे पुराना मानचित्र है वो मेसोपोटामिया में देखा गया या मेसोपोटामिया में पाया गया। सबसे पुराना मानचित्र है मेसोपोटामिया में। ठीक है, ठीक है, इराक है, दजला व फ्रात, 2 नदियां हैं यहाँ पे, दजला व फ्रात। दजला व फ्रात नदी का जो मध्य का एरिया है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे विश्व का सबसे पुराना मानचित्र देखने को मिलता है मेसोपोटामिया में। देखो अपन जब भौगोलिक चिंतन पढ़ते हैं तो चेंडिया, असीरियन, सुमेरियन, बेबीलोनियन, सुमेरियन, यहूदी, फिर आता है आपका यूनानी यानी ग्रीक भूगोलवेता, फिर रोमन भूगोलवेता, फिर अरब भूगोलवेता, ये इनका एक क्रम बना हुआ है। तो जो सबसे पुराना मानचित्र मिला दुनिया में वो मेसोपोटामिया में देखने को मिला, यानी मेसोपोटामिया में मानचित्र ये पाया, दजला फ्रात इराक में। ठीक है, जब अपन नगरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं
तो नगरों के वर्गीकरण में भी इसका उल्लेख मिलता है। अर्बन ज्योग्राफी में आपके सिलेबस में भी है ग्रेड फर्स्ट के अंदर नगरों का विकास प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तो प्राचीन काल के जब अपन नगर पढ़ते हैं तो जो मेसोपोटामिया है वहां पे विभिन्न प्रकार के नगर थे। उन नगरों में किसी एक नगर का मानचित्र पाया गया, तो ये पूछे कि सबसे पुराना मानचित्र कहाँ पाया गया, तो ध्यान रखना है मेसोपोटामिया में ये मानचित्र पाया गया है। यूनानी मानचित्र कला, अब देखो इसमें एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं, जो मेसोपोटामिया में तो सबसे पुराना मानचित्र माना गया, ठीक है। अगर ये पूछे कि व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया, तो ग्रीक यूनानी ज्योग्राफर है अनेक्जिमेंडर, उसने सबसे पहले ज्ञात विश्व का मानचित्र बनाया। अगर ये पूछे कि अनेक्जिमेंडर से पहले मानचित्र किन लोगों ने बनाया, तो ध्यान रखना है सुमेरियन लोगों ने बनाया है। किन्होंने बनाया है, सुमेरियन लोगों ने बनाया है। सुमेरियन लोग एक व्यक्ति का नाम है, एक समुदाय विशेष का नाम है, जैसे चेंडिया, सीरियन, बेबीलोनियन, सुमेरियन। तो सुमेरियन लोगों ने ही ये जो मेसोपोटामिया में है इसमें किसी एक नगर का मानचित्र बनाया था। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे कि सबसे पहले विश्व का सबसे प्रथम मानचित्रकार कौन है, तो अनेक्जिमेंडर है, यूनानी व ग्रीक भूगोलवेता है। अगर ये पूछे कि सबसे पहले मानचित्र किन लोगों ने बनाया, तब आएगा अनेक्जिमेंडर से भी पहले कौन आएगा, सुमेरियन। और कहां पाया गया, वो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर पाया गया है, याद रखना है आपको, सुमेरियन। इसके बाद में कौन आता है, अनेक्जिमेंडर, व्यक्तिगत स्तर पर अनेक्जिमेंडर, ये यूनानी ज्योग्राफर है, ये ग्रीक ज्योग्राफर है, ठीक है। अब देखो यूनानी मानचित्र कला, इन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है मानचित्र कला के विकास में। प्राचीन यूनानी भूगोलवेताओं का अद्वितीय योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है। इसमें देखोगे आप, अनेक्जिमेंडर है, विश्व का प्रथम मानचित्रकार है। अनेक्जिमेंडर को व्यक्तिगत स्तर पर विश्व का प्रथम मानचित्रकार बताया गया है। उस समय का जो ज्ञात मानचित्र था, जितना पृथ्वी के बारे में जानते थे, उसका इन्होंने मानचित्र बनाया अनेक्जिमेंडर ने। किसने बनाया, अनेक्जिमेंडर ने। अनेक्जिमेंडर अपन जैसे यूनानी भूगोलवेताओं की एक क्लास बनाऊंगा मैं, तो जो यूनानी भूगोलवेता हैं, होमर, थेल्स, अनेक्जिमेंडर, तो ये थेल्स का शिष्य है अनेक्जिमेंडर, थेल्स का शिष्य है अनेक्जिमेंडर। इसको गणितीय भूगोल का पिता कहते हैं, दोनों को गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है, थेल्स व अनेक्जिमेंडर को। तो अनेक्जिमेंडर है, विश्व का प्रथम मानचित्रकार है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है इरेटोस्थनीज, ये भी यूनानी ज्योग्राफर है। सर्वप्रथम विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात की इसने, ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इरेटोस्थनीज, ये इरेटोस्थनीज वही है जिसने सर्वप्रथम ज्योग्राफी भूगोल शब्द दिया। इरेटोस्थनीज सर्वप्रथम विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात की इसने, विश्वत रेखा की लंबाई ज्ञात की। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि को मापा, पृथ्वी की परिधि को भी सर्वप्रथम इसी ने माना, जो वर्तमान से 14% अशुद्ध थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 14% अशुद्ध थी। और पृथ्वी को इसने 5 ताप कटिबंधों के अंदर बांटा है। एक उष्ण कटिबंध हो गया कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक, 2 शीतोष्ण कटिबंध हो गए नॉर्थ हेमोस्फीयर और साउथ हेमोस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से 2 और हो गए शीत कटिबंध, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 5 ताप कटिबंधों में बांटने वाला जो ज्योग्राफर था वो कौन था, इरेटोस्थनीज था। कौन था, इरेटोस्थनीज, ये याद रखना है आपको। इसके बारे में मैं जब यूनानी भूगोलवेताओं के ऑब्जेक्टिव टाइप की क्लास कराऊंगा लाइव, उसमें आपको और उल्लेख देखने को मिलेगा। अब इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करनी, इसमें इरेटोस्थनीज की इतना याद रखना है, विश्वत रेखा की सर्वोत्तम लंबाई नापी, विश्व की जो पृथ्वी की परिधि है उसको माना, वर्तमान से 14% अशुद्ध थी। और ये विश्व का प्रथम मानचित्रकार है, थेल्स का शिष्य है और गणितीय भूगोल को पिता कहते हैं, थेल्स और अनेक्जिमेंडर दोनों को। हिपार्कस, देखो ये भी एक यूनानी ज्योग्राफर है, बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है हिपार्कस, ठीक है। अक्षांश व देशांतर रेखा के आधार पर विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है। विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है, जबकि जो इरेटोस्थनीज था उसने विश्व को 5 ताप कटिबंधों के अंदर बांटा है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। ये आप लोगों को याद रखना है। इसने क्या है, अक्षांश व देशांतर रेखा के आधार पर 11 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है। सबसे जो हिपार्कस है, इसका मानचित्र कला में योगदान मिलता है, सबसे इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है। पृथ्वी के त्रिविमीय स्वरूप को द्विविमीय स्वरूप में बदला इसने, और इसके लिए इसने 2 प्रोजेक्शन काम में लिए। आगे जाकर अपन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तब ये देखने को मिलेगा कि जो हिपार्कस है इसने पृथ्वी के त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय संरचना में बदला, और इसके लिए इसने 2 प्रोजेक्शन काम में लिए। एक लिया इसने स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन,
और दूसरा लिया इसने ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप का प्रयोग किया। याद रखना है, आता है सर्वप्रथम स्टीरियोग्राफिक या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग किसने किया? तो किसने किया? हिपार्कर्स ने। किसने किया है? हिपार्कर्स ने। स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप को त्रिविम प्रक्षेप कहते हैं। जो अपना जेनिथल प्रोजेक्शन होता है, खैमध्य प्रक्षेप होता है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। जो खैमध्य प्रक्षेप होता है वो एक केंद्र स्थल के आधार पे होता है, एक नेत्र की स्थिति के आधार पे होता है। जो नेत्र की स्थिति होती है, आंख की स्थिति होती है, उस स्थिति के अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप। इसको बोलते हैं त्रिविम। त्रिविम। एक होता है ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप, इसको बोलते हैं लंबकोणीय। लंबकोणीय। लंबकोणीय, ध्यान रखना है ये खैमध्य प्रक्षेप से संबंधित है। जब अपन खैमध्य प्रक्षेप पढ़ेंगे तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी इसमें आपको इतना याद रखना है कि जो हिपार्कस है, यूनानी भूगोलवेता है, उसने पृथ्वी की त्रिविमीय संरचना को द्विविमीय संरचना में, यानी पृथ्वी का जो आकार है उसको एक समतल कागज पर उतारने के लिए दो प्रक्षेप का यूज किया है। स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप यानी त्रिविम प्रक्षेप, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप यानी लंबकोणीय प्रक्षेप का इसने यूज किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हिपार्कस। इसने और भी काम किया है, वो अपन उस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे वृत्त को असीरियन गणित के आधार पर 360 डिग्री के अंदर बांटा, एस्ट्रोलेब का आविष्कार किया, बहुत ज्यादा है और भी। रोमन मानचित्र कला। इसके बाद में यूनानी, पहले पढ़ लिया अपन ने आदिम में, फिर यूनानी, फिर आता है रोमन। रोमन लोगों का भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान है, और सबसे ज्यादा जो योगदान मिलता है रोमन लोगों का, उसमें टोलमी का मिलता है। टोलमी का मानचित्र कला में अद्वितीय योगदान है, विशेषकर प्रोजेक्शन निर्माण में। ठीक है, इसकी जो बुक है वह द ज्योग्राफी है। इसकी जो ये किताब है, किताब का नाम और भी है, अल्मागास्त है, एनालम है, द ज्योग्राफी है, और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। लेकिन जो प्रोजेक्शन से संबंधित यानी मानचित्र कला से जो संबंधित पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है द ज्योग्राफी। क्या नाम है? द ज्योग्राफी। अब दो ज्योग्राफी है, यानी जो भूगोल वाली किताब है, इसको भूगोल की गाइड कहते हैं। ध्यान रखना है, इसको भूगोल की क्या कहते हैं? गाइड। टोलमी के द्वारा रचित। देखो टोलमी रोमन ज्योग्राफर है। स्ट्रेबो, पोम्पोनियस मेला, प्लिनी, टोलमी, चार ये प्रमुख रोमन ज्योग्राफर देखने को मिलते हैं इसमें। तो रोमन ज्योग्राफी में सर्वाधिक योगदान टोलमी का है, और प्रोजेक्शन में सर्वाधिक निर्माण भी किसका है? टोलमी का है। तो आपको याद रखना है, इसकी किताब है द ज्योग्राफी, जिसको क्या कहते हैं? भूगोल की गाइड कहते हैं। इसके अंदर मानचित्र प्रक्षेपों के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। आता है ये एग्जाम में, मानचित्र प्रक्षेपों के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। 26 मानचित्रों का एक संग्रह है। द ज्योग्राफी पुस्तक है, वो 26 मानचित्रों का एक संग्रह है। ये भी आप लोगों को याद रखना है टोलमी का। सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में, देखो अक्षांश व देशांतर का उपयोग इससे पहले भी हुआ है। ठीक है, अनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम देखो समझना, सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में, प्रोजेक्शन बनाने के संबंध में अक्षांश व देशांतर शब्दों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? टोलमी के द्वारा किया गया। अगर क्वेश्चन आए कि प्रक्षेपों के निर्माण के संबंध में सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं का यूज किसने किया है, तो ध्यान रखना क्लॉडियस टोलमी ने किया है। साहित्यिक चोर की संज्ञा दी गई है इसको, ज्यादातर इसने नकल की है। तो सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश व देशांतर शब्दों का प्रयोग किसने किया है? टोलमी ने किया है। अब देखो, हिपार्कस ने स्टीरियोग्राफिक व ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का यूज किया। ठीक है, अब इसने नकल कर ली, इसीलिए तो इसको साहित्यिक चोर की संज्ञा दी जाती है टोलमी को। इसने क्या किया? ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप का प्रयोग किया। ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप का प्रयोग किया। अब देखिए कि जेनेथल प्रोजेक्शन है वो ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। रोमन काल के अंदर, सॉरी यूनानी काल के अंदर हिपार्कस ने इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, स्टीरियोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक। बाद में जब रोमन काल आया, टोलमी आया, तो इसने बता दिया कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है, पोलर वाला एरिया है, उसके लिए एक स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप का इसने यूज कर लिया। सर्वप्रथम किसने किया? हिपार्कस ने। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए टोलमी ने कौन सा प्रक्षेप यूज में लिया? स्टीरियोग्राफिक। स्टीरियोग्राफिक त्रिविम प्रक्षेप। ठीक है, रोमन काल में एक मानचित्र बनाया गया है, आर्बिक्टेरारम। याद रखना है आपको, आर्बिक्टेरारम संसार का सर्वेक्षण मानचित्र है, जो एग रीपा ने तैयार किया है। एग रीपा ने तैयार किया है, यानी रोमन काल में
एक मानचित्र तैयार किया गया जिसका नाम है आरबिक्टेरारम। क्या नाम है? आरबिक्टेरारम। जो किसने तैयार किया है? एग्रिपा ने तैयार किया है। आप लोगों को याद रखना है। तो ये रोमन काल में टोलमी का हो गया। अब चीनी मानचित्र कला है, पीसीयू चीनी मानचित्र कला के पिता है। भारतीय मानचित्र कला है, देखो पुराणों में ध्यान रखना है, पुराणों में संपूर्ण विश्व भूखंड को 7 द्वीपों में बांटा गया है। कितने द्वीपों में? जैसे जम्मू द्वीप, शकद्वीप, कुश द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रॉन्स द्वीप, लास द्वीप, ये 7 द्वीपों के अंदर बांटा गया। संपूर्ण विश्व को किसमें बांटा गया है? पुराणों में। ये तो भारत का योगदान है। इसके अलावा बात करते हैं अपन, टोडरमल व शेरशाह सूरी ने लगान वसूली का कार्य मानचित्रों के द्वारा किया गया है। भारत में मानचित्र बनाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनकर तैयार हुआ। मानचित्र बनकर तैयार हुआ, यानी सर्वप्रथम सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना हुई 1767 में। इसका मुख्यालय देहरादून में। और इसके द्वारा जो भारत का प्रथम मानचित्र बनाया गया विस्तृत रूप से, ठीक है, वो कब बनाया गया? 1785 में। कब बनाया गया? 1785 में। तो आप लोगों को ये याद रखना है। देखो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरी वीडियो को देखना। इसके देखने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और मेरे को कोई इतनी इनकम भी नहीं हो रही है कि भाई आप पूरा देखोगे तो इनकम, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरी क्लास देखोगे, मैंने बहुत ज्यादा कोरिलेशन करके, संबंध बना के, सारे नोट्स तैयार करके फिर मैंने आपको ये क्लास दिखा रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से है। मध्यकाल में, अब देखो मध्यकाल कब से है? 400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल का समय है वो 400 से लेकर 1250 ईस्वी तक है, ठीक है। और जो उत्तर मध्यकाल है वो 1250 से लेकर 1700 ईस्वी तक, यानी पुनः जागरण काल तक, ठीक है। अब जो पूर्व मध्यकाल चित्रकला है, इस काल को मानचित्र कला के अंध युग की संज्ञा दी गई है। कौन सी युग की संज्ञा दी गई है? अंध युग की संज्ञा दी गई है। अब जो अंध युग का संबंध है वो अरब भूगोलवेताओं से संबंधित है, ये भी याद रखना है आपको। अरब भूगोलवेता से, अरब भूगोलवेता। और जो अरब भूगोलवेता है उनका जो मुख्य योगदान है वो तारागणों में है, तारागणों में है, ठीक है। तारागणों के बारे में इनका ज्यादा उल्लेख मिलता है अरब भूगोलवेताओं का। और जो अंध युग का समय है, अरे जो अरब भूगोलवेताओं का समय है, उसको अंध युग का समय देखा गया है। इसमें ज्यादा भूगोल से संबंधित ज्यादा कोई नवाचार नहीं हुआ है, ज्यादा कोई अध्ययन कार्य नहीं हुआ है। फिर भी अरब लोगों का जो योगदान मिलता है विशेषकर मानचित्र कला में, तो वो तारागणों के संबंध में इसका उल्लेख मिलता है। अब देखो इस मध्यकाल में, मध्यकाल के अंदर आपको एक मानचित्र देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ओरेबिस टेरेरम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओरेबिस टेरेरम। ओरेबिस टेरेरम इसको बोलते हैं ओटी मानचित्र। टीओ नहीं, ओटी मानचित्र, ठीक है। ओरेबिस टेरेरम, ओ यानी ओरेबिस, टी यानी टेरेरम, ठीक है। ये जो मानचित्र है ये मध्यकाल से संबंधित है। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना, जो ओ शब्द है वो पृथ्वी को दर्शाता है, यानी जो ओरेबिस शब्द है वो किसको दिखाएगा? पृथ्वी को। और जो टी शब्द है वो महाद्वीपों की आकृति को बताता है, यानी ओ वाला शब्द है, ओरेबिस शब्द है, वो किसको दिखाएगा? पृथ्वी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पृथ्वी को दर्शाता है। और जो टी शब्द है वो महाद्वीपों की आकृति को समझाता है। सीधा क्वेश्चन यही आता है, ओ टी मानचित्र, ओरेबस टेरेरम मानचित्र किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, मध्यकाल से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? ओ का मतलब है पृथ्वी को दर्शाता है, टी का मतलब है महाद्वीपों की आकृति को समझाता है। इसी मानचित्र में, यानी जो ओटी मानचित्र है, इसी मानचित्र में यरूशलेम यरूशलेम को ज्ञात विश्व के 3 महाद्वीपों में, एशिया, अफ्रीका व यूरोप के केंद्र में बताया गया। ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है। जो ओटी मानचित्र है ओरेबस टेरेरम, ठीक है, मध्यकाल से संबंधित है। इसमें जो यरूशलेम है उसको 3 महाद्वीपों के केंद्र में बताया गया है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तीनों के केंद्र में बताया गया है यरूशलेम को, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब आता है पूर्व मध्यकाल मानचित्र कला, 400 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक।
इस काल को मानचित्र कला के अंध युग की संज्ञा दी गई है। तो वही बात है, अरब लोगों का ज्यादा योगदान है इसमें, अरबी लोगों का, अरबी भूगोलवेताओं का, अरबी भूगोलवेता, अरबी भूगोलवेता। इस युग में निर्मित मानचित्रों को टी इन ओ मानचित्र कहते हैं। आ गया ना, ओरेबस टेरेरम, मैंने पीछे वही इसका उल्लेख कर दिया, ओरेबस टेरेरम। अगर मध्यकाल से संबंधित है, ओ डी पूछेगा तो पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। ओरे टी इन जीरो ओरेबस टेरेरम मानचित्र कहते हैं। फिर से आ गया ये वाला, यरूशलेम को ज्ञात विश्व के माथिपो में बीच में दर्शाया गया है। उत्तर मध्यकालीन मानचित्र कला 1250 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। मानचित्र कला का पुनः जागरण काल कहते हैं, ध्यान रखना। अगर ये पूछे कि मानचित्र कला का अंध युग किसे कहते हैं, तो आपको पूर्व मध्यकाल याद रखना है, 400 ईस्वी से लेकर 1250 ईस्वी तक। अगर ये पूछे कि मानचित्र कला का पुनः जागरण काल किसे कहते हैं, तब उत्तर मध्यकाल आएगा, 1250 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक। देखो, सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो यूनानी व रोमन लोगों ने किया। उसके बाद में मानचित्र से संबंधित बीच में जो ये अंधकार युग आया, ठीक है, उत्तर मध्यकाल आया, सॉरी पूर्व मध्यकाल आया, इसमें इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ, इसीलिए इसको अंध युग कहते हैं, डार्क जोन टाइम कहते हैं, अंध युग। उसके बाद में जो उत्तर मध्यकाल है, इसको पुनः जागरण काल कहते हैं। फिर से इसका विकास होने लगा, नई नई खोज होने लगी, नई नई चीजें बनने लगी। इस काल में देखोगे आप, प्लेन टेबल है जो अपने सिलेबस में है, इसको पढ़ाएंगे। थियोडोलाइट है, आदि यंत्रों का आविष्कार हुआ। अब इस समय आप देखोगे, ये आप लोगों को याद रखना है, याद रखना है, ये आपको सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मार्टिन वाल्डिस सिमुलर, व्यक्ति का क्या नाम है, मार्टिन वाल्ड सिमुलर ने 1507 ईस्वी में संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया। संपूर्ण विश्व का मान, देखो यूनानी व रोमन लोग हैं ना, वो अमेरिका के बारे में जानते ही नहीं थे, नई दुनिया के बारे में नहीं जानते थे, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बारे में नहीं जानते थे। जैसे हम्बोल्ट ने सर्वप्रथम विश्व को 3 महाद्वीपों में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बांटा, ठीक है। अब जो ये मार्टिन वाल्डिस सुमर है, इसने 1507 ईस्वी में संपूर्ण विश्व का मानचित्र बनाया, जिसमें सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को दर्शाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों के रूप में भी इसको दर्शाया गया है। यानी इससे पहले मानचित्रों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का उल्लेख नहीं मिलता है। 1507 ईस्वी में, यानी पुनः जागरण काल में, मध्यकाल का पुनः जागरण काल है, इसमें मार्टिन वाल्डिस सिमुलर ने 1507 ईस्वी में एक मानचित्र बनाया, जिसमें सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक महाद्वीपों के रूप में दर्शाया। इसके बाद में देखोगे, टोलमी के मानचित्रों के आधार पर मार्टिन बी हेम ने, व्यक्ति का क्या नाम है, मार्टिन बी हेम, क्या नाम है, मार्टिन बी हेम ने सर्वप्रथम ग्लोब की रचना की। किसकी रचना की, ग्लोब की रचना की है। किसने की है, मार्टिन बी हेम ने की है, ये भी याद रखना है। इसके बाद में देखोगे, इसी समय पुनः जागरण काल में जो मर्केटर प्रक्षेप है, बेलनाकार प्रक्षेप है, तो 1565 ईस्वी में विश्व मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप के द्वारा विश्व का मानचित्र बनाया जाता है। मर्केटर प्रक्षेप एक बेलनाकार प्रक्षेप है। इसकी एक मुख्य विशेषता है, यह शुद्ध दिशा को बताता है, शुद्ध आकृति को बताता है, यानी दिशा व यथाकृतिक प्रक्षेप बताने वाला मर्केटर प्रक्षेप है, जिसकी रचना मर्केटर ने की है, 1565 में की है। ये आप लोगों को याद रखना है, और बेलनाकार प्रक्षेप है ये। अब मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं होती हैं, क्वेश्चन पुटअप होता है यहां से। मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं, 5 अनिवार्यताएं हैं, लंबा चौड़ा काम नहीं है। सबसे पहले मापनी होना चाहिए। सबसे पहले मानचित्र बनाने के लिए किसका निर्धारण करते हैं, मापनी का, स्केल का, यानी आरएफ का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में आता है मानचित्र का व्यापीकरण। क्या आता है, मानचित्र का व्यापीकरण। उसके बाद में आता है मानचित्र की अभिकल्पना, मानचित्र की अभिकल्पना। उसके बाद में आता है मानचित्रों का निर्माण या प्रदर्शन। तो मानचित्र निर्माण के लिए 5 अनिवार्यताएं होती हैं, और इनका क्रम है, सीक्वेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है, सीक्वेंस से याद रखना है। कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मानचित्र बनाने की क्या क्या अनिवार्यताएं होती हैं। तो सबसे पहले जो मानचित्र बनाएगा वो किसका निर्धारण करेगा, मापनी का। किसका निर्धारण करेगा, मापनी का। उसके बाद में किसका निर्धारण करेगा, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप का। उसके बाद में मानचित्र का व्यापीकरण। उसके बाद में मानचित्र की अभिकल्पना। उसके बाद में मानचित्रों का निर्माण होता है। तो आप लोगों को यह क्रम याद रखना है, मापनी का निर्धारण होता है, प्रक्षेप का। अब मानचित्र का व्यापीकरण का मतलब यह है कि उस मानचित्र का उद्देश्य क्या है। व्यापीकरण का शॉर्टकट में आपको मैं समझाऊं, उसका उद्देश्य क्या है।
किस तरह का मानचित्र बनाना चाहता है, स्थलाकृतिक मानचित्र बनाना चाहता है, सांस्कृतिक मानचित्र बनाना चाहता है, किसको प्रदर्शित करना चाहता है, जलवायु को प्रदर्शित करना चाहता है, अफवाह तंत्र को या मिट्टी को या सेलों के प्रकार को, किसको प्रदर्शित करना चाहता है। तो ये मानचित्र का व्यापीकरण है कि मानचित्र बनाने का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो मानचित्र के व्यापीकरण में आएगा। उसके बाद में मानचित्र की अभिकल्पना। अभिकल्पना से यह तात्पर्य है कि उसमें किन किन शब्दों का यूज हुआ है, उसमें कलर्स कौन कौन से लिए हैं, यानी विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज होता है मानचित्र में, कौन कौन से प्रतीक काम में लिए हैं, सिंबल काम में लिए हैं, कौन कौन सी कलर वगैरह के सारी चीजें। तो ये मानचित्र का अभिकल्पना हो गई है ना, किन किन चीजों को काम में लिया है, मूलाक्षर पद्धति में है, वर्ण प्रतीकी में है, आइसोप्लेट में है, ये सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये मानचित्र की अभिकल्पना है। फिर लास्ट में मानचित्र का निर्माण एवं प्रस्तुति है। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मानचित्र बनाने की अनिवार्यताएं हैं, नंबर 1 मापनी, नंबर 2 प्रक्षेप, मानचित्र का व्यापीकरण, मानचित्र की अभिकल्पना, और 5वें नंबर पे क्या होता है, मानचित्र का निर्माण व प्रदर्शन। क्रमबद्धता के साथ याद रखना है, एग्जाम में आता है। अब देखो अपन मानचित्रों के प्रकार पढ़ेंगे। मानचित्रों के प्रकार देखो, मापनी के आधार पे, किसके आधार पे, स्केल के आधार पे मानचित्रों को 2 प्रकार हैं। एक होता है वृत्त मापक मानचित्र, या बड़ी मापनी का मानचित्र होता है, या दीर्घ मापक मानचित्र, बड़ा बोल दो, दीर्घ बोल दो, बड़ी बोल दो, एक ही बात है। वृत्त, बड़ा और दीर्घ मापक मानचित्र। एक होता है लघु मापक मानचित्र या छोटी मापने का मानचित्र, लघु मापक मानचित्र या छोटी मापने का मानचित्र। यहां से क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, हार्ड नहीं है इतना, तो यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आप देखोगे जो वृत्त मापक मानचित्र हैं, इनकी एक विशेषताएं ध्यान रखना। वृत्त मापक मानचित्र जितनी मापनी बड़ी होगी वो लघु क्षेत्रों को प्रदर्शित करेगा, यानी छोटे क्षेत्रों को प्रदर्शित करेगा, और जिसकी मापनी लघु होगी, छोटी होगी, वो बड़े क्षेत्रों को प्रदर्शित करेगा। उल्टा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा। वरना वृत्त मापक जो मानचित्र होते हैं वो छोटे क्षेत्रों के होते हैं, लघु मापक जो मानचित्र होते हैं वो बड़े क्षेत्रों को होते हैं। यानी वृत्त मापक मानचित्र के द्वारा एक छोटी जगह को दर्शाया जा सकता है, कोई गांव हो गया, कोई छोटा शहर हो गया, अपने खेत का नक्शा हो गया, मकान का नक्शा हो गया। तो ये छोटे क्षेत्र हैं, इसके लिए मापनी क्या चाहिए, बड़ी। लेकिन जो लघु मापक मानचित्र होते हैं उनके द्वारा बड़े क्षेत्रों को दर्शाया जाता है, जैसे किसी महाद्वीप को दर्शाना है, कोई देश को बताना है, या संपूर्ण विश्व को बताना है, या पर्टिकुलर 1-2 महाद्वीप को बताना है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, वृत्त मापक मानचित्र छोटे क्षेत्रों के लिए होते हैं और लघु मापक मानचित्र बड़े क्षेत्रों के लिए होते हैं। वृत्त मापक का मतलब है यहाँ पे मापनी क्या है, बड़ी। तो ये छोटे या लघु क्षेत्रों को दर्शाता है, ये बड़े क्षेत्रों को यहाँ पे दिखाया जाता है। अब इनके भी डिवीजन है। जो वृत्त मापक मानचित्र है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक कैडेस्ट्रियल मैप होता है जिसको भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं, दूसरे होते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र जिनको टोपोग्राफिकल मानचित्र कहते हैं। देखो, एक होता है भू संपत्ति मानचित्र, यानी वृत्त मापक मानचित्र 2 प्रकार का होता है। वृत्त मापक मानचित्र 2 प्रकार का, भू संपत्ति मानचित्र जिनको बोलते हैं कैडेस्ट्रियल मैप, दूसरा होता है स्थलाकृतिक मानचित्र जिनको बोलते हैं टोपोग्राफिकल मैप। क्या बोलते हैं, टोपोग्राफिकल मैप। और जो लघु मापक मानचित्र होते हैं जिसकी मापनी छोटी होती है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। दीवार या भित्ति मानचित्र, अपने दीवारों पे लगाते हैं ना, बड़े बड़े मानचित्र होते हैं भारत का, विश्व का, राजस्थान का या किसी महाद्वीप का, तो वो लघु मापक मानचित्र होते हैं। तो भित्ति या दीवार मानचित्र, और उसके बाद में आता है एटलस, जैसे ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है, और भी स्टूडेंट एटलस, स्कूल एटलस, विभिन्न प्रकार के एटलस आते हैं, उनका निर्माण होगा वो लघु मापक मानचित्र यानी छोटी मापनी पे होगा। तो मापनी के आधार पे मानचित्र 2 प्रकार का होता है, वृत्त मापक मानचित्र, लघु मापक मानचित्र। वृत्त मापक मानचित्र की बात करें तो भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक यानी कैडेस्ट्रियल और टोपोग्राफिकल मैप। और लघु मापक मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, दीवार या भित्ति मानचित्र या एटलस मानचित्र। ये आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इनका एक एक का अध्ययन करते हैं। भूसंपत्ति मानचित्र या जो कैडेस्ट्रियल मैप होते हैं, कैडेस्ट्रियल का शाब्दिक अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। अपने पटवारी वगैरह के पास में जो मानचित्र बनते हैं ना, वो इसी पे होते हैं, क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। गांव का जो भूसंपत्ति मानचित्र होता है उसके लिए जो आरएफ होता है 1:4 होता है, याद रखना है। नगरों का जो मानचित्र होता है उसके लिए आरएफ होता है 1:2000 होता है। गांवों के लिए
1:4000 RF निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या प्रे भी, प्रदर्शक भिन्न भी बोलते हैं। और जो नगरों का मानचित्र होता है इसका अलग से अपन मापने के अंदर चर्चा करेंगे अगले क्लास में, 1:2000 होता है। इस प्रकार के मानचित्रों में कृषि भूमि का निर्धारण, देखो यानी पटवारी से संबंधित कृषि भूमि का निर्धारण, निजी मकान आदि को दर्शाया जाता है। जैसे पटवारी के पास में जो नक्शा होता है वो वृत्त मापक मापनी पे बना हुआ होता है, और कैडेस्ट्रियल मैप होता है, भू संपत्ति का मानचित्र होता है। स्थलाकृतिक मानचित्र देखो वृत्त मापनी पर बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के बताए ना, वृत्त मापक मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मैप और स्थलाकृतिक टोपोग्राफिकल मैप। इस प्रकार के मानचित्रों में देखोगे आप भौतिक गुणों के साथ साथ या भौतिक स्थलाकृतियों के साथ साथ सांस्कृतिक स्थलाकृतियों को भी इसमें दिखाया जाता है। देख लीजिए, मानचित्र में स्थलाकृतियों के लक्षण और सांस्कृतिक भूदृश्यों को दिखाया जाता है, जिसमें आकृति व स्थिति को देखकर धरातल पर पहचान जा सके कि इस प्रकार के मानचित्रों को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। देखो जो लैंड फॉर्म से भूदृश्य स्थलाकृतियां होती हैं, भूदृश्य स्थलाकृति वो दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक सांस्कृतिक होती है। प्राकृतिक कौन कौन सी होती है? पर्वत, पठार, मैदान, जिन्होंने प्रकृति ने दिया है। सांस्कृतिक कौन सी होती है? जिनका निर्माण मानव ने किया है। जैसे स्कूल का निर्माण देखते हैं, विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं वहां पे। जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर का सिंबल आ गया, ठीक है, कोई स्कूल है तो स्कूल का सिंबल आ गया। तो जो मानव के द्वारा मानचित्र होते हैं, जो सांस्कृतिक चीजों को दिखाया जाता है, इनको बोलते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य। सांस्कृतिक भूदृश्य, भौतिक भूदृश्य और सांस्कृतिक भूदृश्य, ये कालो सावर ने बताया है, भौतिक और सांस्कृतिक। तो जो सांस्कृतिक जितने भी भूदृश्य हैं, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, घर हो गया, स्कूल हो गया, जैसे बांध का निर्माण भी मानव ने किया है, जैसे बांध हो गया, पुल हो गया, सड़क हो गई, ये जो मानव के द्वारा निर्मित है, इनको सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। तो जो टोपोग्राफिकल मैप है, स्थलाकृतिक मानचित्र है, उनमें भौतिक प्लस सांस्कृतिक दोनों भूदृश्यों को इसके अंदर दिखाया जाता है। अब इसकी जो मापनी होती है, इसकी जो मापनी होती है, ये इनके अधिकतम मापनी 1:2.5 लाख होती है, 2.5 लाख होती है, 50,000 होती है और 25,000 होती है। आगे जब अपन मापनी पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, 2.5 लाख, 50,000 और 25,000। स्थलाकृतिक मानचित्रों में आकृति, अपवाह, कृषि भूमि, वन, बस्ती, परिवहन के साधन आदि को समान रंगों और प्रतीकों के द्वारा दर्शाया जाता है। देख लीजिए, भौतिक भूदृश्य भी आ गए और सांस्कृतिक भूदृश्य भी आ गए, लेकिन ध्यान रखना है जो स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप होते हैं वो वृत्त मापनी पर बने हुए होते हैं। इनका जो RF होता है वो 2.5 लाख भी होता है, 50,000 भी होता है, 25,000 भी होता है। अब अपन बात करते हैं लघु मापनी पर जो मानचित्र बने हुए हैं, जैसे दीवार या भित्ति मानचित्र, ये लघु मापनी पर निर्मित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी या किसी भाग को स्थलरूप जनसंख्या राजनीतिक प्रतीकों का वर्णन मिलता है इसमें। उसके बाद में आता है एटलस मानचित्र। ये लघु मापक मानचित्र होते हैं। ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं, यानी सबसे बड़े आकार के क्षेत्रों को प्रदर्शित करना है तो किसका उपयोग करेंगे? एटलस मानचित्र का। ये संपूर्ण विश्व व महाद्वीपों का मानचित्र प्रदर्शित करते हैं, और जो इसका RF होता है सामान्यतः 1:10 लाख होता है। RF के बारे में भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। 1:10 लाख इसका क्या होता है? मापनी होती है, यानी RF होता है। आगे अपन चलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। ये देखो, अगर इनका अपन वर्गीकरण करें तो वृत्त मापक मानचित्र दो प्रकार के बताए, भू संपत्ति मानचित्र और स्थलाकृतिक मानचित्र। लघु मापक मानचित्र भी दो प्रकार के बताए, दीवार या भित्ति मानचित्र एवं एटलस मानचित्र। तो ये जो भू संपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवार या भित्ति मानचित्र और लास्ट वाला एटलस मानचित्र, अगर इसको एक चारों को क्रमबद्धता के अंदर रखें तो जो सबसे बड़ी मापनी होगी वो किसकी होगी? भू संपत्ति मानचित्र, इसकी सबसे बड़ी मापनी होगी। सबसे छोटी मापनी किसकी होगी? चारों में से एटलस मानचित्र की होगी। किसकी होगी? एटलस मानचित्र की। ध्यान रखना है, सबसे बड़ी जिसकी मापनी होगी वो सबसे छोटे क्षेत्र को दर्शाएगा, सबसे छोटे वाले एरिया को बताएगा, और जिसकी मापनी सबसे ज्यादा छोटी होगी वो सबसे बड़े एरिया को बताएगा। देख लीजिए, भू संपत्ति मानचित्र सबसे बड़ी मापनी होती है, छोटे क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जैसे घर का मकान हो गया, खेत हो गया। उसके बाद में जो एटलस मानचित्र है, इसकी मापनी कैसी है? लघु मापक मानचित्र है, लेकिन ये सबसे बड़े क्षेत्रों को सबसे छोटी मापनी और सबसे बड़े क्षेत्र को बताएगा, जैसे संपूर्ण विश्व का हो गया या कोई महाद्वीप का हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है
ये वाला जो क्रम है बड़ी मापनी से छोटी मापनी की ओर ध्यान रखना है। बड़ी मापनी से छोटी मापनी की ओर पूछे कि बड़ी मापनी से छोटी मापनी की ओर क्रम कौन सा है, तो भूसंपत्ति मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र, उसके बाद में दीवार या भित्ति मानचित्र, और उसके बाद में क्या आएगा, एटलस मानचित्र। अगर ये पूछे कि लघु मापनी से बड़ी मापनी की ओर, यानी छोटी मापनी से बड़ी मापनी की ओर, तब इसका क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा। सबसे लघु मापक मानचित्र कौन सा है, सबसे छोटा एटलस, फिर उससे बड़ा भित्ति, फिर उससे बड़ा स्थलाकृतिक, फिर उससे बड़ा कैडेस्ट्रियल यानी भूसंपत्ति मानचित्र। तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये आप लोगों को क्रमबद्धता के साथ याद रखना है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, समझ में आ गया होगा, या जहां से भी आपने कोचिंग वगैरह ली है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहां से भी लिए, वहां पे भी इस चीज का उल्लेख किया गया, वहां पे भी समझाया होगा। तो एक बार आप लोगों का एग्जाम के समय अच्छा रिविजन हो रहा है, तो पीपीटी के माध्यम से थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाता है, तो आपके लिए ये यूजफुल क्लास है। और लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, एक ही तो रिक्वेस्ट करते हैं, और तो कुछ मांगे नहीं रहे ना भाई, लाइक कर दिया करो, जो भी वीडियो देखे लाइक जरूर किया करो, और कमेंट्स बॉक्स में जाके सुझाव भी दिया करो, जैसे कल भी एक दो सुझाव आए, उनका ध्यान रखेंगे। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर देखो, अब ये आ गया वर्गीकरण आ गया, वो तो किसके आधार पे था, मापने के आधार पे। किस पे था, मापने के आधार पे। ये क्या है, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर। दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्चतादर्शी मानचित्र जिसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक। कौन सा है, उच्चतादर्शी मानचित्र हिप्सोमेट्रिक। और दूसरा कौन सा होता है, प्लेनीमेट्रिक। दोनों को याद रखना है। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र को दो भागों में बांटा गया है, हिप्सोमेट्रिक, इंग्लिश में याद रख लो, हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक। हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक। अब जो हिप्सोमेट्रिक होते हैं इनको बोलते हैं उच्चतादर्शी मानचित्र। नाम से पता लग रहा है उच्चतादर्शी, यानी ऊंचाई को बताने वाले मानचित्र। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र देखो, ये सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों को दिखाया जाता है, और विशेष उद्देश्य के लिए जो बनाए जाते हैं, यानी जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं। तो ये जो उच्चतादर्शी मानचित्र है इसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक, इंग्लिश में याद रखो हिप्सोमेट्रिक। दूसरा कौन सा है, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर दो प्रकार का है, हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक। तो हिप्सोमेट्रिक है, स्थलाकृतिक लक्षण है, सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित मानचित्र जिसमें स्थानिक ऊंचाइयों को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात उचावच को बताता है। यानी उचावच को बताने वाला जो मानचित्र होता है वो कौन सा होता है, उच्चतादर्शी यानी हिप्सोमेट्रिक मानचित्र होता है। सांस्कृतिक लक्षणों को बताने वाला जो मानचित्र होता है या आर्थिक तत्वों को बताने वाला जो मानचित्र होता है वो कौन सा होता है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होता है। स्थलाकृतिक मानचित्रों का ये वर्गीकरण है, प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होता है। जैसे ऊंचाई को बताने वाला, उचावच को बताने वाला विभिन्न प्रकार की विधियां हैं, जैसे हैशूर विधि है, बेंच मार्क है, समोच्च रेखाएं हैं। हैशूर विधि ऐसे बिंदु बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे बिंदु बिंदु, अगर ये पास पास में है तो ऊंचाई ज्यादा है, अगर ये दूर दूर है ऐसे तो ऊंचाई वहां पे क्या होगी, कम। आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के जो बेंच मार्क होते लिखा हुआ होता है इतनी ऊंचाई है, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है। और जो समोच्च रेखाएं हैं, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को समोच्च रेखाएं कहते हैं। तो जो उच्चतादर्शी मानचित्र है हिप्सोमेट्रिक है, ये उच्चावच को प्रदर्शित करता है। स्थलाकृतिक लक्षणों का है, ये मानचित्रों का वर्गीकरण है। और दूसरा है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। जो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होता है उसमें सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों को प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना है, ये लघु मापक दीर्घ मापक मानचित्र है। ये कार्य के आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण दो भागों में विभाजित किया गया है। देखो, अपने मापने के आधार पर पढ़ लिया, स्थलाकृतिक आधार पे मानचित्रों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब तीसरा क्या है, कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे मानचित्रों का वर्गीकरण, जैसे भौतिक मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र। भौतिक भूदृश्य को दिखाने वाला होता है वो भौतिक मानचित्र होता है, सांस्कृतिक भूदृश्य को दिखाने वाले सांस्कृतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे जलवायु का मानचित्र है, मृदा का मानचित्र है, अपवा तंत्र का मानचित्र है, या भूगर्भिक मानचित्र है जियोमॉर्फोलॉजी से, ये सारे के सारे भौतिक मानचित्र में आएंगे। लेकिन आपको राजनीतिक भूगोल से संबंधित कोई मानचित्र है, परिवहन को बताना है, ठीक है, सांस्कृतिक लक्षणों को बताना है, तो ये किस में आएगा, सांस्कृतिक मानचित्रों में। देखो, उचावच, मृदा, अपवा प्रतिरूप, जलवायु के तत्व, वनस्पति को दिखाया जाता है। जैसे उचावच मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान,
भूगर्भिक मानचित्र, जलवायु का मानचित्र, तापमान, वर्षा, बादल, सापेक्षिक आर्द्रता, वायु की दिशा, इनको बताता है। जबकि जो सांस्कृतिक मानचित्र होते हैं ये क्या होते हैं, जनसंख्या को, वितरण, वृद्धि, घनत्व, लिंग साक्षरता, बस्तियों को। राजनीतिक मानचित्र होते हैं देश व राज्य व जिलों के, जैसे जनसंख्या का मानचित्र हो गया, आर्थिक मानचित्र हो गया, परिवहन मानचित्र हो गया। तो मानव के द्वारा निर्मित जितने भूदृश्य होते हैं वो सांस्कृतिक हैं, तो सांस्कृतिक मानचित्र का निर्माण होएगा वहां पे। प्रकृति के द्वारा जो निर्मित मानचित्र होते हैं वो भौतिक मानचित्र होते हैं, ये प्राकृतिक मानचित्र होते हैं। अब देखो रचना विधि के आधार पर एक और वितरण मानचित्र, इंपॉर्टेंट है ये। रचना विधि के आधार पर वितरण मानचित्र रचना करनी है, रचना मानचित्र बनाया जाता है, उसके आधार पर जो वितरण मानचित्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं, दो। गुणात्मक मानचित्र यानी किसी गुण को बताए, दूसरा होता है मात्रात्मक मानचित्र यानी मात्रा को बताए, संख्या को बताए। तो वितरण मानचित्र गुणों के आधार पर वितरण मानचित्र होंगे या रचना के आधार पर जो वितरण मानचित्र होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणात्मक मानचित्र, नंबर 2 मात्रात्मक मानचित्र। अब इनकी बनाने की अलग अलग विधियां हैं, इन विधियों से क्वेश्चन आता है। जैसे गुणात्मक मानचित्रों की बात करें तो रंगारेख विधि, कोरोक्रोमेटिक मेथड बोलते हैं, रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रीय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि और नामकरण विधि। तो ये आपको पांचों की पांचों विधियों के नाम याद रखने हैं। पूछ लेता है निम्नलिखित में से गुणात्मक मानचित्र का प्रकार या विधियां है या नहीं। तो देखो कौन कौन सी हैं, रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रमय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि और नामकरण विधि। कोरोक्रोमेटिक रंगारेख विधि को कहते हैं, कोरोस्कोमेटिक वो बोलते हैं वर्ण प्रतीकों की विधि को, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये रंगारेख विधि है, सामान्य छाया विधि है, चित्रीय विधि है, वर्ण प्रतीकी विधि कोरोस्केमेटिक मेथड बोलते हैं और नामकरण विधि। इनमें देखो अंतर बता देता हूं मैं यहीं पे। ये गुणात्मक मानचित्र की विधियां हैं। रंगारेख यानी विभिन्न रंगों के हिसाब से, जैसे भारत अपने राजस्थान की बात करें कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, एक भौतिक प्रदेश का एक पर्टिकुलर रंग दे दिया, ठीक है। तो ये रंग के माध्यम से पहचान लिया गया, ये शुष्क मैदान है, ये शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, हाड़ौती का पठार है, क्या दक्षिणी पूर्वी उत्तरी मैदान है, उत्तरी पूर्वी जो मैदानी भाग है। तो इसमें आप देखोगे अलग अलग रंग भर दिए जाएंगे, ठीक है, अलग अलग रंग भर दिए जाएंगे। इस विधि को बोलते हैं रंगारेख विधि। सामान्य छाया विधि है वो रंगारेख विधि की तरह है, इसमें रंग नहीं भरे जाते, काले रंग से छाया डाल दी जाती है। कौन से रंग से, काले रंग से, काले रंग से छाया डाल दी जाएगी, ऐसे ऐसे काले रंग से छाया डाल दी जाएगी, वो सामान्य छाया विधि होगी। चित्रीय विधि यानी चित्र ही लगा दिया जाएगा, जैसे कोई मंदिर है तो मंदिर का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। वर्ण प्रतीकी प्रतीक के रूप में, और नामकरण विधि जैसे नामकरण ही हो गया, जैसे कहीं पे गेहूं का उत्पादन होता है तो वहां पे W लिख दिया, ठीक है। जैसे आसाम के अंदर चाय उत्पादित होती है तो आसाम वाले मानचित्र के वहां पे चाय लिख दिया। इसके भी आप अलग से पढ़ेंगे आगे जाके। उसके बाद में आता है मात्रात्मक मानचित्र, मात्रा को बताने वाला मानचित्र। इसकी भी आप देखोगे 4 विधियां हैं। सममान रेखा विधि जिसको बोलते हैं आइसोप्लेथ, सममान रेखा विधि आइसोप्लेथ, वर्ण मात्री कोरोप्लेथ, बिंदु विधि यानी डॉट मेथड, और आलेखी विधि। कौन सी है, आलेखी विधि। ध्यान रखना है आपको यहाँ पे वर्ण प्रतीकी विधि है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुणात्मक मानचित्र में क्या है, वर्ण प्रतीकी विधि गुण को बता रही है, लेकिन ये मात्रा को बता रही है, वर्ण मात्री विधि, जिसको क्या बोलते हैं, कोरोप्लेथ, इसको कोरोस्कोमेटिक बोलते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो गुणात्मक मानचित्र की विधियां रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रमय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि और नामकरण विधि। इधर बात करते हो सममान रेखा विधि यानी कोरोप्लेथ नहीं आइसोप्लेथ, और वर्ण मात्री यानी कोरोप्लेथ, डॉट मेथड और आलेखी विधि। ये आप लोगों को याद रखनी, क्वेश्चन आता है यहां से। अब गुणात्मक जो वितरण मानचित्र होते हैं, इस प्रकार के वितरण मानचित्र गुण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। जैसे रंगारेख विधि है,
क्रोमेटिक मानचित्र। इस विधि में विभिन्न रंगों की सहायता से प्राकृतिक प्रदेशों, राजनीतिक व प्रशासनिक इकाइयां, प्राकृतिक वनस्पति और मृदा के प्रकारों को दर्शाया जाता है। विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन मानचित्र देखते हैं तो सामान्यतः जो भूरा रंग होता है वो पहाड़ी इलाकों को दर्शाता है। जैसे मानचित्र जैसे आप हिमालय देखोगे ना मानचित्र में, तो आपको वहां पे भूरा रंग देखने को मिलेगा। जो हरा रंग है वो वनों को दर्शाता है, ग्रीन को दर्शाता है। और जो पीला रंग वो कृषि भूमि के लिए है। देखो भूरा रंग किसको दर्शाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों को दर्शाएगा। हरा रंग किसको दर्शाता है, वनों को दर्शाता है। पीला रंग किसको दर्शाएगा, कृषि को दर्शाएगा। इसके अलावा जो नीला रंग है वो जलीय भाग को दर्शाता है, और लाल रंग है वो बस्तियों को भी दर्शाता है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं, मानचित्र में किन किन रंगों का यूज होता है। तो याद रखना, सामान्यतः जो भूरा रंग होता है वो पहाड़ी इलाकों को दर्शाता है, हरा रंग होगा वो वनों को दर्शाएगा, और जो पीला रंग होगा वो खेती को दर्शाएगा, लाल रंग होगा वो बस्तियों को दर्शाएगा, और जो नीला रंग होगा वो जलीय भाग सागर महासागर को दर्शाएगा। तो ये याद रखना है। तो रंगारेख विधि में ये विभिन्न प्रकार के रंगों का यूज किया जाता है। देखो सामान्य छाया विधि रंगारेख विधि के समान ही होती है। इसमें रंगों के स्थान पे काली स्याही से बनाई गई छाया का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना, इस विधि में जलवायु कटिबंधों, कृषि पेटियों व मिट्टियों के प्रकारों को दिखाया जाता है। इंपोर्टेंट है, अगर पर्टिकुलर पूछे कि गुणात्मक विधि ऐसी कौन सी है जिसमें जलवायु कटि, वो राजनीतिक इकाइयां हैं, प्रशासनिक इकाइयां हैं। रंगारेख विधि में राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां, इसमें आप जलवायु के देखोगे, जलवायु कटिबंधों, कृषि पेटियों व मिट्टी के प्रकारों को जिसमें दिखाया जाता है। सामान्य छाया विधि रंगारेख विधि के समान ही होती है, उसमें विभिन्न रंगों का यूज होता है। जैसे बता दिया, भूरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, नीला रंग, है ना। और इसमें काली स्याही का उपयोग होता है, उसकी छाया डाल दी जाती है, ठीक है। और किसको बताया है, जलवायु कटिबंधों को बताता है। देखना आप एनसीईआरटी की पुस्तक में जाओगे तो अपन जैसे भारत या राजस्थान का जो जलवायु वर्गीकरण करेंगे उसमें आपको काले रंग से ऐसी छाया डाली हुई मिलेगी, ठीक है। चित्रीय विधि, इस प्रकार के वितरण मानचित्रों में चित्रों को दिखाया जाता है। जैसे कोई बस स्टैंड है तो बस स्टैंड का चिन्ह बना दिया, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे गाड़ी का चिन्ह बना दिया, हवाई अड्डा है तो एरोप्लेन का चिन्ह लगा दिया, मंदिर मस्जिद स्कूल है तो उन्हीं का चिन्हों का उपयोग किया जाता है। तो इसको चित्रीय विधि बोलते हैं। वर्ण प्रतीकी विधि, इसको कोरो स्केमेटिक मेथड बोलते हैं, इसे प्रतीक विधि भी कहते हैं। इस विधि में विभिन्न चिन्हों, प्रतीकों के माध्यम से वितरण को बताया जाता है। अब जैसे कई तरह के प्रतीक होते हैं, जैसे ज्यामितीय प्रतीक हो गया, बिंदु हो गई, ठीक है, क्रॉस हो गया, वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, घन हो गया, ये ज्यामितीय प्रतीक है। फिर आता है चित्रमय प्रतीक, जैसे कहीं पे दिखाना है, मक्का को दिखाना है तो मक्का का जो बूटा होता है उसको दिखा दिया, गेहूं की बाली को दिखा दिया, और जो चाय की पत्ती है उसको दिखा दिया। तो ये वर्ण प्रतीक के अंदर आते हैं, प्रतीक चिन्ह के माध्यम से इनको दिखाया जाता है। उसके बाद में होता है मूलाक्षर प्रतीक, किसी वस्तु के प्रथम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। मूलाक्षर, ध्यान रखना, उस शब्द का जो मूल शब्द है उस संबंधित वस्तु का, उसका जो प्रथम मूल शब्द है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कहीं पे गेहूं का उत्पादन होता है तो वहां पे डब्ल्यू वीट, ठीक है। कहीं पे चाय का उत्पादन होता है तो टी लिख दिया। कहीं पे चावल का उत्पादन होता है तो राइस लिख दिया। कहीं पे कपास का उत्पादन होता है तो कॉटन यानी उसका सी लिख दिया। तो ये मूलाक्षर प्रतीक होते हैं, ध्यान रखना है। मूलाक्षर प्रतीक के अंदर ही आता है। इसके द्वारा खनिज स्थलों, उत्पादन, कृषि उत्पादन उद्योगों को भी दिखाया जाता है। एक और आती है नामकरण विधि, नामांकन विधि भी कहते हैं। यह विधि मूलाक्षर प्रतीक विधि के समान है, परंतु इसमें मानचित्र पर यथा स्थान पर पूरा नाम लिख दिया जाता है। नाम ही क्या है, नामकरण, पूरा नाम लिख देंगे। जैसे आसाम में सर्वाधिक चाय पैदा होती है तो आसाम में लिख देंगे चाय, ठीक है। पश्चिमी बंगाल में, बिहार में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है तो वहां पे लिख देंगे चावल, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में गेहूं का उत्पादन, ये वितरण मानचित्र ही तो है। अरे क्या पढ़ रहे हैं अपन, वितरण मानचित्र पढ़ रहे हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। मात्र गुणात्मक की बात हो रही है तो पंजाब, हरियाणा और यूपी में जैसे गेहूं का उत्पादन होता है, विशेषता है वहां पे गेहूं का उत्पादन होता है तो वहां पे गेहूं लिख देंगे। तो यानी नामकरण विधि, वो नाम ही लिख दिया जाता है। इसके बाद में आता है मात्रात्मक वितरण मानचित्र। इस प्रकार के वितरण मानचित्रों में तत्वों के वितरण के साथ उसकी मात्रा भी दिखाई जाती है। वो क्वालिटी थी, ये क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी मात्रा भी दर्शाई जाती है। इसे सांख्यिकी, मात्रा एक सांख्यिकी मान होता है, मानचित्र भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। सांख्यिकी मानचित्र मात्रात्मक वितरण मानचित्र को कहते हैं। जैसे वर्षा की मात्रा है, कहीं पे जनसंख्या है,
किसी वस्तु का उत्पादन है, ठीक है, उसकी मात्रा को दर्शाना है, तब क्या लेते हैं, मात्रात्मक वितरण मानचित्र। अब इसकी कई सारी विधियां हैं, जैसे सममान रेखा विधि, वर्णमात्री विधि, आइसोप्लेथ और कोरोप्लेथ, उसके बाद में बिंदु विधि और उसके बाद में आलेखी विधि, इनका भी अपन अध्ययन करते हैं। देखो जो सममान जो रेखा विधि है जिसको क्या बोलते हैं, आइसोप्लेथ, क्या कहते हैं, आइसोप्लेथ। इसका उन्नत रूप आइसोमेट्रिक है, ध्यान रखना है, आइसोप्लेथ का उन्नत रूप क्या है, आइसोमेट्रिक। जो आइसोप्लेथ विधि है वो कौन से वितरण को बताती है, मात्रात्मक वितरण को, मात्रा को बताती है। तो जो समान रेखा विधि है उसको आइसोप्लेथ कहते हैं, और आइसोप्लेथ का जो उन्नत रूप है उसको आइसोमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक। ध्यान रखना है, मानचित्र पर समान तत्व मूल्य वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको समान रेखाएं होती हैं, जैसे आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहेल, आइसोनेफ, आइसोनिफ, आइसोहेलाइन, आइसोगोनिक। ये समान मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रख लेना इसको, भूगोल में सममान रेखाओं यानी आइसोप्लेथ का सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट महोदय ने किया। जर्मन भूगोलवेत्ता है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट महोदय ने किया है 1817 ईस्वी में। यानी सर्वप्रथम आइसोप्लेथ का भूगोल में यूज किसने किया, हम्बोल्ट ने। आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं हम्बोल्ट को, हम्बोल्ट ने किया 1817 ईस्वी में। लेकिन भूगोल में सर्वव्यापी रूप से, विस्तृत रूप से इसका उपयोग किया एफ जे मार्कहाउस ने। एफ जे मार्कहाउस ने कब किया, 1952 में किया। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सर्वप्रथम आइसोप्लेथ है उसका यूज भूगोल में किसने किया, तो हम्बोल्ट ने किया, 1817 में किया। और विस्तृत रूप से किसने किया, एफ जे मार्कहाउस ने। कब किया, 1952 में किया। जलवायु तत्वों को दर्शाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मात्रात्मक विधि है वो है आइसोप्लेथ। अब जलवायु के तत्व है तापमान, आर्द्रता, वायु, विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं, इनको दर्शाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि होगी वो कौन सी होगी, आइसोप्लेथ, जिसका उन्नत रूप क्या है, आइसोमेट्रिक। क्या है, आइसोमेट्रिक। समान तत्व होते हैं उनको जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको सममान रेखाएं कहते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट ने किया, 1817 में किया। सर्वव्यापी उपयोग किसने किया, एफ जे मार्कहाउस ने 1952 में किया। और जलवायु तत्वों को दर्शाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मात्रात्मक विधि है वो है समान रेखा विधि, जिसको बोलते हैं आइसोप्लेथ। उन्नत रूप हो गया आइसोमेट्रिक, ध्यान रखना है, आइसो सबसे याद रखना है। अब जैसे कुछ, अब ये देखो जलवायु से संबंधित है सारा का सारा, ये आप देखोगे यहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कई बार आ जाता है। जैसे आइसोबार, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, समान वायुदाब रेखाएं वाली आइसोबार। आइसोबार समुद्र में समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। आइसोथर्म समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाले को आइसोसिस्मिल, यहां थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं आप लोग, आइसोसिस्मिल और होमोसिस्मिल, दोनों में अंतर यही है। होमो, आइसो, आइसो का मतलब है समान तीव्रता वाले भूकंपों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोसिस्मिल। क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफी का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोग्राफी। आइसोसिस्मिल यानी समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोसिस्मिल। एक आता है होमोसिस्मिल, समान समय में, टाइम की बात करता है। होमो, होमो का मतलब क्या है, समय, टाइम। समान समय पर आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा होती है उसको होमोसिस्मिल कहते हैं। अगर तीव्रता की बात करें, समान तीव्रता वाले, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मिल। तो कंफ्यूज नहीं होना है आइसोसिस्मिल और होमोसिस्मिल में, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट, यहां पे भी कंफ्यूज मत होना, हाइट का मतलब अपन ऊंचाई समझ लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हाइट का मतलब है समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसको क्या कहते हैं, आइसोहाइट। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हाइट। क्या क्या कंफ्यूज वाली चीज में मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं वरना आप लोगों को याद करने हैं। होमोसिस्मिल, आइसोसिस्मिल, आइसोसिस्मिल समान तीव्रता, होमोसिस्मिल समान समय, समय की बात होती है। आइसोहाइट, हाइट से ऊंचाई याद नहीं रखनी है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। आइसोटेच समान पवन वेग को मिलाने वाली रेखा को आइसोटेच
टेज कहते हैं। इसी तरीके से है आइसो हाइप से समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोनेप्स। इसको भी देखो मैं क्लियर कर देता हूं, एक है आइसोनेप्स, एक है आइसोनिफ, आइसोनेप्स और एक है आइसोनिफ। याद सारे करने हैं, मैं कंफ्यूज वाले पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। आइसोनेप्स और आइसोनिफ। देखो नेफ, ने की मात्रा है ऊपर जा रही है, ने की मात्रा ऊपर जा रही है, तो ऊपर बादल, ऊपर याद करने का एक तरीका है ऊपर बादल, तो समान ऊंचाई वाले बादलों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, नेप्स। क्या बोलते हैं, नेप्स। एक है आइसोनिफ, नी की मात्रा है नीचे आ रही है, तो नीचे क्या आ रही है, बर्फ। क्या आ रही है, बर्फ। नीचे समान बर्फ गिरने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है उसको क्या बोलते हैं, आइसोनिफ। याद करने का एक तरीका है आइसोनेप, ने की मात्रा ऊपर जा रही है, ऊपर क्या होते हैं, बादल, समान ऊंचाई वाले बादलों को मिलाने वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोनेफ। आइसोनिफ, ऊपर से क्या आ रही है, नी की मात्रा नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है तो ऊपर से क्या आ रही है, बर्फ, तो समान बर्फ गिरने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है उसको क्या कहते हैं, याद करने का तरीका आइसोनिफ। आइसोगोन्स, समान चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा है। आइसोरियोन, समान घनत्व को मिलाने वाली रेखा है। आइसोगोनिक, समदिक्पाती रेखा है। आइसोहेल, ये इंपोर्टेंट है, आइसोहेल, हेल, आइसोहेल है वो समान धूप रेखा, यानी जितना इंसोलेशन आता है, किन किन जगह पे समान इंसोलेशन आ रहा है, उस रेखा को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोहेल। एक होता है आइसोहेलाइन, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। ये क्या है, आइसोहेल, समान जहां पे धूप गिरती है उसको बताने वाली, समान धूप गिरती है उसको बताने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेल। एक है आइसोहेलाइन, समान लवणता वाली, है ना। आइसोपाइक्विनिक, मानव जनसंख्या के समान घनत्व को मिलाने वाली। देखो घनत्व की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, घनत्व की बात हो रही है, तो समान घनत्व को बताने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको आइसोपाइक्विनिक कहते हैं। आइसोराइम, मानव जनसंख्या के समान वितरण को जो बताने वाला रेखाएं होती हैं उसको राइम कहते हैं। आइसोस्टेड, समान अधिवास जनसंख्या वितरण को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोडोपेन, समान परिवहन लागत को बताने वाली रेखा। समान दिख रहा है ना, समान परिवहन लागत, अल्फ्रेड वेबर। आइसोडोपेन, एक आइसोटिम होता है, ये आइसोडोपेन है, समान परिवहन लागत। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में दूसरी विधि होती है, पहले तो होती है समान रेखा विधि, आइसोप्लेथ, ठीक है। इसका उन्नत रूप आइसोमेट्रिक है। सर्वप्रथम प्रयोग हम्बोल्ट ने किया 1817 में, सर्वाधिक उपयोग मार्कहाउस ने किया 1952 में। और जनसंख्या वितरण जलवायु के तत्व होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनको दर्शाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। वर्णमात्री, इंग्लिश में बोलते हैं कोरोप्लेथ, ये एक मात्रात्मक विधि है। सामाजिक आर्थिक तत्व, विशेष तौर से घनत्व को दर्शाती है, इंपोर्टेंट है। यानी घनत्व को दर्शाने के लिए, घनत्व की मात्रा होती है, कहीं पे उच्च घनत्व होता है, मध्यम होता है, निम्न होता है, तो घनत्व को दर्शाने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वर्णमात्री कोरोप्लेथ है, ठीक है। जैसे कम घनत्व में कम छाया होती है, जैसे कम छाया होगी, और अधिक घनत्व होगा उसमें आपको अधिक छाया के द्वारा दिखाया जाएगा। कोरोप्लेथ विधि में कम घनत्व है, कम छाया, अधिक घनत्व, अधिक छाया। कोरोप्लेथ का जो उन्नत रूप है वो डेसीमेट्रिक है। आइसोप्लेथ का उन्नत रूप आइसोमेट्रिक, कोरोप्लेथ का जो उन्नत रूप है वो क्या है, डेसीमेट्रिक। क्या है, डेसीमेट्रिक। ये आप लोगों को याद रखना है, डेसीमेट्रिक है। जो घनत्व को दर्शाने की, मानव का जो घनत्व है, घनत्व को दर्शाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वर्णमात्री मात्रात्मक विधियां हैं। बिंदु विधि, डॉट मेथड, जनसंख्या को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अंदर मापनी ले ली जाती है, जैसे एक बिंदु बराबर 5000 लोग हैं या 50,000 लोग हैं। जैसे अपन किसी भी की भी बात करें, जैसे केरल की बात करते हैं अपन, तो ये केरल में मान लीजिए कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पे एक बिंदु की बात कर लेते हैं। एक बिंदु है तो एक बिंदु बराबर 50,000 लोग रख लिए अपन ने, तो केरल की जितनी जनसंख्या है उसमें 50,000 का भाग दे देंगे, जितनी बिंदु आएंगी तो उन बिंदुओं के द्वारा इसको प्रदर्शित कर दिया जाएगा। ऐसी विधि को क्या कहते हैं, डॉट मेथड, बिंदु विधि। ये जनसंख्या को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो जनसंख्या एक मात्रा है, डाटा है, एक बिंदु बराबर 5000 व्यक्ति, ये कोई फिक्स नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया। अब ये बिंदु विधि भी दो प्रकार की होती है, एक क्षेत्रीय विधि होती है, एक
आयतन विधि होती है। क्षेत्रीय विधि होती है वो वर्गमूल पे आधारित होती है, और जो आयतन विधि है वो घनमूल पे आधारित होती है। घनमूल पे, दोनों पे याद रखना है। जो डॉट मेथड है वो दो प्रकार की विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है, क्षेत्रीय विधि, आयतन विधि। क्षेत्रीय विधि वर्गमूल पे आधारित होती है और आयतन विधि घनमूल पे आधारित होती है। अब जो क्षेत्रीय विधि है या आयतन विधि है डॉट मेथड के अंदर, इसमें जनसंख्या को दर्शाया जाता है। अब जनसंख्या में भी शहरी जनसंख्या है कि या ग्रामीण जनसंख्या है, इसका उल्लेख किया गया है। तो ये वर्गमूल पे आधारित होती है। तो जो क्षेत्रीय विधि है जो वर्गमूल पे आधारित है, उसमें जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाएंगे? बिंदु के द्वारा। और जो शहरी जनसंख्या है उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे? वृत्त के द्वारा। ध्यान रखना ये याद। बिंदु विधि में जो क्षेत्रीय वर्गमूल पे आधारित विधि है उसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है और शहरी जनसंख्या को वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि जो आयतन वाली विधि है जो घनमूल पे आधारित है उसमें ग्रामीण जनसंख्या को डॉट के द्वारा दिखाया जाएगा। किसके द्वारा? याद रखना है, डॉट के द्वारा दिखाया जाएगा। और जो शहरी जनसंख्या है उसको गोले के द्वारा दिखाया जाएगा। दोनों में अंतर यही है। अगर पूछे क्षेत्रीय विधि तो उसमें ग्रामीण जनसंख्या को बिंदु के द्वारा, शहरी जनसंख्या को वृत्त के द्वारा। अगर दूसरी विधि पूछे आयतन वाली घनमूल पे आधारित है, उसमें शहरी जनसंख्या को डॉट के द्वारा, ग्रामीण जनसंख्या को डॉट के द्वारा और शहरी जनसंख्या को गोले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गोले के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इनका नामकरण भी है। क्षेत्रीय विधि को बोलते हैं स्टेन जेन बोवर विधि। ये याद रखना, एग्जाम में आता है। स्टेन जेन बोर विधि, और इसको बोलते हैं स्टेन डी गिवियर विधि। स्टेन डी गिवियर विधि। तो ये जनसंख्या वितरण को बताती है डॉट मेथड। ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या बिंदु के द्वारा, ग्रामीण जनसंख्या को किस किस के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? दोनों विधि में बिंदु के द्वारा, डॉट के द्वारा। शहरी जनसंख्या को किस किस रूप में प्रदर्शित किया जाएगा? वृत्त के द्वारा और गोले के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसके अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में वो अपन सोल्व करते हैं। इसे आपको पता भी लग जाएगा आपको कितना समझ में आया है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त मापनी मानचित्र है। वृत्त मापनी मानचित्र है, एटलस मानचित्र, विश्व का राजनीतिक दीवारी मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र, विश्व का प्राकृतिक दीवारी मानचित्र। अब देखो मापने के आधार पर मानचित्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वृत्त मापक वृत्त, एक क्या होता है? लघु। और जो वृत्त मापक मानचित्र है वो दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? भू संपत्ति मानचित्र, भू संपत्ति मानचित्र। और दूसरा कौन सा होता है? स्थलाकृतिक मानचित्र। कौन सा होता है? स्थलाकृतिक मानचित्र। ये तो पूछ रहा है। और जो लघु मानचित्र होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, दीवार मानचित्र और एटलस। कौन सा है? एटलस। जिसको याद है वृत्त मापनी मानचित्र, तो एटलस मानचित्र लघु मापक है, विश्व का राजनीतिक दीवारी मानचित्र लघु मापक है, भू संपत्ति कैडेस्ट्रियल मैप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला सीधा सा क्वेश्चन है। हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा निम्नलिखित में से क्या दिखाया जाता है? हिप्सोमेट्रिक उच्चतादर्शी मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र के दो प्रकार बताए, उच्चतादर्शी यानी हिप्सोमेट्रिक, प्लेनीमेट्रिक। उचावच को दर्शाने के लिए हिप्सोमेट्रिक यानी उच्चतादर्शी मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। सांस्कृतिक व आर्थिक भूदृश्य को दर्शाने के लिए प्लेनीमेट्रिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन की मांग क्या है? हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा निम्नलिखित में से क्या दिखाया जाता है? तापक्रम नहीं, वर्षा नहीं, उचावच दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? उचावच को बताने के लिए। जैसे विभिन्न प्रकार के उचावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है। विभिन्न प्रकार की विधियां काम में ली जाती हैं, जैसे हैशूर विधि डॉट डॉट के द्वारा, बेंचमार्क विधि, है ना। इसके अलावा समोच्च रेखाओं के द्वारा उचावच को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र होता है उसमें सांस्कृतिक व आर्थिक भूदृश्यों को इसके अंदर दिखाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, मानचित्र की मापनी जितनी बड़ी होगी उतने ही बड़े क्षेत्रों के मानचित्र में प्रदर्शित किया जाएगा। सत्य तो नहीं है कि यदि किसी मानचित्र की मापनी जितनी बड़ी होगी वो लघु क्षेत्र को बताएगी, अगर किसी की मापनी जितनी ज्यादा छोटी होगी वो बड़े क्षेत्र को बताएगी। तो ये वाला तो क्या हो गया? गलत। मानचित्र की मापनी जितनी बड़ी होगी
उसमें प्रदर्शित आंकड़ों को उतने ही सामान्यकृत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। मानचित्र की मापनी जितनी बड़ी होगी उसमें प्रदर्शित आंकड़ों को उतने ही सामान्यकृत रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। ये बात भी क्या है, गलत है। मानचित्र की मापनी जितनी छोटी होगी, मानचित्र की मापनी जितनी छोटी होगी उतने ही बड़े क्षेत्रों को मानचित्र में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी मापनी छोटी तो क्षेत्र क्या होगा, बड़ा। मापनी बड़ी तो क्षेत्र क्या होगा, छोटा। तो ये बात क्या है, सही, कि मानचित्र की मापनी जितनी छोटी होगी, तो लघु मापक मानचित्र है उसमें बड़े क्षेत्र को दिखाया जाता है, जैसे दीवार या भित्ति मानचित्र या एटलस मानचित्र। मानचित्र की मापनी जितनी छोटी होगी उसमें अपेक्षाकृत उतनी शुद्धता के साथ दिखाया जाता है। तो आप इसमें देखोगे तो ये सी वाला आंसर आएगा, आपको इसमें पढ़ोगे तो। मानचित्र रचना में सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग किसने किया? मानचित्र रचना में सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं का उपयोग किसने किया? चीनी विद्वानों द्वारा, भारतीय विद्वानों द्वारा, मिस्र के विद्वानों द्वारा, यूनानी विद्वानों के द्वारा। तो सर्वप्रथम मानचित्रों का जो उल्लेख मिलता है वो यूनानी यानी ग्रीक जोग्राफर है, फिर रोमन है। तो यूनानी में भी बात करें जैसे अनेक्जिमेंडर है, हिपार्कस है, ठीक है, इरेटोस्थनीज है, इन्होंने विभिन्न तरह की चीजें बताई है। तो अनेक्जिमेंडर, हिपार्कस जो इरेटोस्थनीज है, इन्होंने सर्वप्रथम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर उपयोग किया है। तो यूनानी या ग्रीक भूगोलवेता, यूनानी व ग्रीक भूगोलवेता है। जैसे अनेक्जिमेंडर को विश्व का प्रथम मानचित्रकार कहते हैं, उससे पहले सुमेरियन लोगों ने बताया। सर्वाधिक जो पुराना मानचित्र मिलता है वो मेसोपोटामिया में मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी विधि किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों और नगरों वाली जनसंख्या के वितरण को दर्शाने हेतु सर्वोत्तम विधि है? निम्नलिखित में कौन सी विधि किसी क्षेत्र के अलग अलग आकार के ग्रामों, ग्रामीण व जो नगरीय जनसंख्या है उसके वितरण को दर्शाने हेतु आवश्यक। अब देखो, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, दो तरह की विधियां बताई, क्षेत्रीय विधि, आयतन विधि। क्षेत्रीय विधि वर्गमूल पे आधारित है, आयतन विधि घनमूल पे आधारित होती है। क्षेत्रीय विधि के अंदर ग्रामीण जनसंख्या को किसके द्वारा दर्शाते हैं? बिंदु के द्वारा। शहरी जनसंख्या को वृत्त के द्वारा। आयतन विधि जो घनमूल पे आधारित है, शहरी जनसंख्या को डॉट के द्वारा, और जो ग्रामीण जनसंख्या को डॉट के द्वारा और शहरी जनसंख्या को गोले के द्वारा दर्शाते हैं। तो एक समान बिंदु, बहुबिंदु, एक समान बिंदु और वृत्त। तो एक समान की कहीं बात नहीं आती, बिंदु और गोला, बिंदु और गोला। वैसे एक तीसरा वाला भी सही है इसका आंसर, लेकिन इनमें देखोगे तो इसका आंसर माना गया है बिंदु और गोला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? देखो क्या पूछ रहा है, सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। सांस्कृतिक मानचित्र कौन से होते हैं? यानी मानव के द्वारा जो निर्मित भूदृश्य होते हैं उनको सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं, और उन भूदृश्यों को अगर मानचित्र पे दर्शाया जाता है तो उनको सांस्कृतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई गांव हो गया, ठीक है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। तो अगर कोई रोड हो गई, मानव ने तो बनाई, कोई बांध हो गया, ठीक है, कोई खेती हो गई, खेती कौन कर रहा है? मानव कर रहा है, ठीक है, तो उदाहरण नहीं है, सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है। तो उच्चावच मानचित्र, ये तो प्राकृतिक मानचित्र, उच्चावच को बता रहा है, पर्वत पठार मैदान को, तो यही नहीं है। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक का निर्धारण कौन करता है? एरियाज का निर्धारण कौन करता है? मानव। प्रकृति ने थोड़ी ना बांट के भेजा है कि ये पाकिस्तान होगा, ये भारत होगा, ये उत्तरी अमेरिका होगा, ये दक्षिणी अमेरिका। सीमाएं तो मानव ने बनाई है ना। तो ये राजनीतिक मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र है, जनसंख्या मानचित्र सांस्कृतिक मानचित्र है, परिवहन मानचित्र सांस्कृतिक। उच्चावच प्राकृतिक है, प्राकृतिक दृश्यों को प्रदर्शित करता है। आइसोहेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। आइसोहेल मैंने तुलना करके बताई थी, आइसोहेल और आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन आए तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। आइसोहेल समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। समान गहराई, आइसोबात, समान वर्षा, आइसोहाइट, समान सूर्य का प्रकाश, ये समान मेघाच्छादन, आइसोनेफ। नेफ और निप में भी अंतर बताया है, आइसोनेफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। किस मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों की जगह सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों की प्रधानता दी जाती है? देखो, किस मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों की जगह, अब ध्यान रखना, स्थलाकृतिक मानचित्र के दो प्रकार बताए मैंने। एक बताया हिप्सोमेट्रिक, दूसरा बताया प्लेनीमेट्रिक। हिप्सोमेट्रिक के द्वारा
उचावच को बताया जाएगा। किसको बताया जाएगा? उचावच को। प्लेनीमेट्रिक के द्वारा सांस्कृतिक और मानवकृत जो भूदृश्य होते हैं या आर्थिक डाटा होते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए प्लेनीमेट्रिक का यूज किया जाता है। तो लिखो, मानचित्रों में स्थलाकृतिक लक्षणों की जगह सांस्कृतिक व आर्थिक तत्वों की प्रधानता दी जाती है। तो सांस्कृतिक व आर्थिक तत्व किसमें प्रदर्शित किए जाते हैं? प्लेनीमेट्रिक मेथड में। किसमें किए जाते हैं? प्लेनीमेट्रिक मेथड में। उच्चतादर्शी हिप्सोमेट्रिक भौगोलिक मानचित्र, ये भी हिप्सोमेट्रिक। स्थलाकृतिक मानचित्र, ये भी मतलब भौतिक मानचित्र हो गए, स्थलाकृतिक मानचित्र। तो प्लेनीमेट्रिक, स्थलाकृतिक मानचित्र के दो डिवीजन हैं, हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक। हिप्सोमेट्रिक में उचावच को दर्शाया जाएगा और प्लेनीमेट्रिक के अंदर सांस्कृतिक व आर्थिक चीजों को दिखाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला। जिन मानचित्रों में औसत ढाल व आपेक्षिक उचावच दोनों को साथ साथ प्रदर्शित किया जाता है, औसत ढाल व सापेक्षिक उचावच, इसमें उचावच पूछ रहा है। तो प्लेनीमेट्रिक में तो किसको प्रदर्शित किया जाता है? आर्थिक व सांस्कृतिक भूदृश्य। उचावच मानचित्र हिप्सोमेट्रिक में, ठीक है, उचावच मानचित्र। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। अगर आपने मेरी जो क्लास की मैं पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, अगर उसमें से आपने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में से, ऑथेंटिक बुक में से सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, अगर उसमें से पढ़ लिया तो मानचित्र से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपने ये क्लास अच्छे से देख ली या जहीं से भी आपने भी पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी पढ़ो। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? मानचित्र निर्माण की 5 अवस्थाओं की बात की क्रमबद्धता के साथ। तो ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या होगा? मापनी। मापनी का निर्धारण होगा। फिर क्या होगा? प्रोजेक्शन, प्रक्षेप का निर्धारण होगा। प्रक्षेप का निर्धारण होगा। फिर क्या होगा? मानचित्र का व्यापीकरण। व्यापीकरण। फिर क्या आएगी? अभिकल्पना। अभिकल्पना। फिर आएगी मानचित्र का निर्माण। ये 5 अवस्थाओं की बात करता है। 1 2 3 4। पहले मापने का निर्धारण करते हैं। तो मानचित्र प्रक्षेप तो है, व्यापीकरण भी है, अभिकल्पना भी है, मानचित्रों का इतिहास नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला ही हो जाएगा। ये याद रखना है क्रमबद्धता के साथ। पहले मापनी होती है, प्रक्षेप होता है, व्यापीकरण होता है, अभिकल्पना होती है, निर्माण। व्यापीकरण का मतलब है उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अभिकल्पना का मतलब है विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, प्रतीक होते हैं, इनका यूज अपन करते हैं। फिर निर्माण होता है। रेखाओं आकृतियों को मानचित्र कहे जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? मान लीजिए ये कोई बना दिया है, ये तो रेखा एवं आकृतियां हैं। अब इसको मानचित्र कब बोलेंगे? क्या शर्त होनी चाहिए मानचित्र बनाने के लिए, कहे जाने के लिए निम्न क्या होना अनिवार्य है? मानचित्र रूढ़ी, प्रतीक, उत्तर दिशा, मापनी। तो मानचित्र निर्माण के लिए सबसे पहली अवस्था ही मापनी का निर्धारण करना होता है। सबसे पहले किसका निर्धारण करेंगे? स्केल का। अगर किसी मानचित्र में स्केल नहीं है, जैसे प्राचीन काल में स्केल नहीं था तो साधारण मानचित्र थे, साधारण रेखा चित्र थे। लेकिन जो यूनानी लोग थे उन्होंने मापनी बताई, प्रक्षेप बताया, टोलमी ने बताया। तो अगर सामान्य रेखा चित्र है और उसमें कहीं पे मापनी का उल्लेख नहीं है तो एक साधारण डायग्राम है, वो मानचित्र नहीं है। अगर किसी मानचित्र को कब बोलेंगे? जब उसके अंदर मापनी होगी, उसके अंदर प्रोजेक्शन होगा। तो अनिवार्यता क्या है? सबसे पहले स्केल के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। एक मानचित्र के धरातलीय प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। एक मानचित्र धरातलीय प्रतिरूपों का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। कारण क्या है? मानचित्रों की रचना मापक के आधार पर की जाती है। अब देखो, दुनिया में ऐसा कोई मानचित्र नहीं है जो बिल्कुल शुद्ध हो, सारी चीजें शुद्ध बताता हो। दिशा को, आकृति को, क्षेत्रफल को, लंबाई चौड़ाई को, ठीक है, बाउंड्रीज को, मतलब दुनिया में ऐसा कोई मानचित्र नहीं है जो बिल्कुल शुद्ध हो, 100% सही हो। कुछ दिशा को सही बताएंगे, कुछ आकृति को सही बताएंगे, कुछ क्षेत्रफल को सही बताएंगे। जब अपन प्रोजेक्शन पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें आएंगी। तो ये क्या कह रहा है? एक मानचित्र धरातलीय प्रतिरूप का शुद्ध प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखना है, 100% शुद्ध प्रतिनिधित्व नहीं करता है कोई भी मानचित्र। ये बात क्या है? गलत।
मानचित्र की रचना मापक के आधार पर की जाती है। सबसे पहले मानचित्र का निर्माण करते हैं तो अपन सबसे पहले मापनी का निर्धारण ही करते हैं। ये बात क्या होगी, सही। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है, ध्यान रखना कोई भी मानचित्र 100% सटीक शुद्ध नहीं होता है। वृत्त मापनी मानचित्र है, देखो सीधा सा है। एटलस मानचित्र विश्व का राजनीतिक भू संपत्ति मानचित्र बिल्कुल आसान सा है। वृत्त मापनी मानचित्र कौन सा है। जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त मानचित्रण विधि कौन सी है, मैंने बताया था। अगर जनसंख्या का वितरण आए तो आंख बंद करके डॉट मेथड करना है, बिंदु विधि। अगर जनसंख्या का घनत्व पूछे तो आंख बंद करके कोरोप्लेथ करना है। तो कोरोप्लेथ तो ये तो घनत्व को बताती है, किसको बताती है, घनत्व को, बिंदु विधि। ठीक है, दो तरह की विधि बताई, स्टैंड जो बोवर विधि, स्टैंडी गियर विधि, क्षेत्रीय विधि, आयतन विधि, वर्गमूल पे, घनमूल पे। ग्रामीण जनसंख्या को, शहरी जनसंख्या को, ग्रामीण जनसंख्या को किस किस के द्वारा, बिंदु डॉट, शहरी जनसंख्या को वृत्त एवं गोला। ये याद रखनी है आपको सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। वितरण मानचित्र दो प्रकार के हैं, गुणात्मक मानचित्र, मात्रात्मक मानचित्र। गुणात्मक मानचित्र की कई विधियां हैं, जैसे रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि होगी, चित्र में विधि होगी, वर्ण प्रतीकी विधि होगी और नामकरण विधि होगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं मात्रात्मक विधियां, तो आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, डॉट मेथड एवं आलेखी विधि, ग्राफिकल विधि। तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। वितरण मानचित्र पूछ रहा है, मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। तो वर्ण प्रतीकी ये गुणात्मक है, गुण को बता रही है ना विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के द्वारा, गुणात्मक। सममान रेखा मानचित्र यानी आइसोप्लेथ, डॉट मेथड, कोरोप्लेथ, ये तीनों के तीनों तो कैसी हैं, मात्रात्मक। ये कौन सी है, गुणात्मक। क्या पूछ रहा है, मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, तो वर्ण प्रतीकी वाली विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहद मापक मानचित्र है। देखो वृहद मापक मानचित्र पूछ रहा है, एटलस के नक्शे, भित्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, विश्व का राजनीतिक मानचित्र। तो एटलस और जो भित्ति मानचित्र होते हैं तो ये तो लघु मापक होते हैं। लघु मापक कैसे होते हैं, लघु मापक मानचित्र होते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र ये वृत्त मापने पे बने होते हैं, कैडेस्ट्रियल मैप, और दूसरा स्थलाकृतिक मानचित्र। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। धूप के एक ही औसत मान को दर्शाने वाली सममूल्य रेखा आइसोप्लिथ को क्या कहते हैं। तो धूप को बताने के लिए आइसोनेप्स बादल को बताती है, ये घनत्व को बताती है। आइसोहेल्स ये किसको बताएगी, आइसोहेल्स किसको बताएगी, धूप, समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल्स कहते हैं। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोहाइट्स ये वर्षा को बताती है, ध्यान रखना ऊंचाई को नहीं बताएगी, वर्षा को। ठीक है, वर्षा को। उस विधि का नाम बताइए जिसमें विभिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा मानचित्र में वस्तु की मात्रा या प्रतिशत प्रदर्शित की जाती है। उस विधि का नाम बताइए जिसमें विभिन्न घनत्व है। देखो किसकी बात कर रहा है, घनत्व। मैंने बताया घनत्व आए तो कोरोप्लेथ। ठीक है, मानचित्र में वस्तु की मात्रा व प्रतिशत को प्रदर्शित बिंदु विधि के द्वारा तो क्या दर्शाया जाता है, जनसंख्या। जनसंख्या। सममान रेखा विधि के द्वारा जलवायु के तत्व, जलवायु के तत्व, जलवायु के तत्व। वर्णमात्री के द्वारा क्या दर्शाया जाता है, घनत्व को दर्शाया जाता है। छायांकन विधि है, ये गुणात्मक विधि है, मात्रात्मक है ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त मापक मानचित्र नहीं है। क्या पूछ रहा है, वृत्त मापक मानचित्र नहीं पूछ रहा है, वृत्त मापक मानचित्र नहीं है। देखो भू संपत्ति मानचित्र, नगर प्लान, भूपत्रक मानचित्र, दीवार मानचित्र। वृत्त मापक दो प्रकार के हैं, वृत्त मापक, भू संपत्ति और स्थलाकृतिक मानचित्र। तो भू संपत्ति हो गया, नगर का जो मानचित्र होता है वो दीर्घ मापनी पे होता है। भूपत्रक मानचित्र, कैडेस्ट्रियल मैप ये भी होता है। दीवार मानचित्र लघु मापक मानचित्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला। मानचित्र पर गुणात्मक वितरण दर्शाने की विधि है। गुण को कौन कौन सी विधियां बताती हैं, तो क्या बताती हैं, रंगारेख विधि, सामान्य छाया विधि, चित्रमय विधि, वर्ण प्रतीकी विधि, नामकरण विधि। तो कोरोप्लेथ गुणात्मक, कोरोप्लेथ या वर्णमात्री ये मात्रात्मक है। सममान रेखा विधि ये भी मात्रात्मक है। कोरोक्रोमेटिक यानी रंगारेख विधि, इंग्लिश में दे दिया, इंग्लिश वाला भी याद रखना है, रंगारेख विधि, कोरोक्रोमेटिक। कोरोस्कोमेटिक वर्ण प्रतीकी होती है। बिंदु विधि ये भी मात्रात्मक है। क्या पूछ रहा है, गुणात्मक, तो कोरोक्रोमेटिक रंगारेख विधि, विभिन्न रंगों के द्वारा।
राजस्थान की जनसंख्या के घनत्व को प्रदर्शित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो घनत्व आ गया तो कोरोप्लेथ याद रखना है, जनसंख्या आ गया तो बिंदु विधि याद रखनी है, जलवायु के तत्व आ गया तो सम्मान रेखा आइसोप्लेथ याद रखना है, दंड विधि ये आलेखी विधियों में आती है, विभिन्न प्रकार के दंड, जैसे कक्षा 11 की पुस्तक में या 12 की पुस्तक में देखोगे आपको मिलेगा। भूकर मानचित्रों का उपयोग में लिया जाता है, किस उपयोग में लिया जाता है? भूकर यानी भूमि पे जो कर, खेतों में भवनों की सीमाएं प्रदर्शित करने हेतु, शहरी क्षेत्र को दिखाने हेतु, बंजर भूमि का सीमांकन करने हेतु, भूमि उपयोग प्रारूप को, नाम से ही पता लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भूमि उपयोग प्रारूपों को सीमांकित करने की जो विधि होती है, इसको भूकर मानचित्रों के लिए उपयोग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें नियंत्रण बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है? बिंदु विधि में। अरे बिंदुओं की आवश्यकता किसमें होती है? जैसे बिंदु के द्वारा, डॉट के द्वारा, वृत्त के द्वारा, गोले के द्वारा, ठीक है, बिंदु, डॉट, ठीक है, वृत्त, गोला, ठीक है, तो बिंदु विधि, बिंदु विधि। तो ये अपनी क्लास है, इसके मानचित्र से संबंधित क्लास है, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं और सभी प्रकार के आपको मानचित्र बता दिए हैं, विभिन्न प्रकार के भूगोलवेताओं से इसका संबंध बता दिया, किन किन लोगों ने क्या क्या बताया है, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, मापने के आधार पे, स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पे, गुणों के आधार पे, मात्रात्मक वितरण मानचित्र, ठीक है, सब चीजों का अपन ने वर्णन कर लिया है। तो आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी और आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लैब असिस्टेंट के लिए भी यूजफुल है, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जीआरएफ सेट, या जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है, या जो बाहर की जो पीजीटी से संबंधित है, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, वहाँ पे पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पीजीटी से संबंधित टीचर होता है, उससे संबंधित भी है। हरियाणा के अंदर भी बात करें तो कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम होने वाली है, उनसे संबंधित भी है। तो ये क्लास एक ही क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार मेरे चैनल को जिन्होंने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो और कमेंट्स बॉक्स में बताया भी करो कि कैसी क्लास है। अपन मंडे से 26 तारीख को शाम को 8 बजे लाइव आएंगे किन्हीं 2 ज्योग्राफर को लेके, ठीक है, जैसे हमबोल्ट और रिटर, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे और चारों ऑप्शनों पे काम होगा। स्कूल लेक्चरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।